कहानी में बहुत छूट है, बहुत छूट है कि आप किसी भी बात को, सत्य को पकड़ने के लिए कल्पना का सहारा लेते हैं, रूपक का सहारा लेते हैं। लेकिन संस्मरण में आप ऐसा नहीं कर सकते। संस्मरण बहुत लिमिटेड विधा है कि जैसा जीवन जिया गया, आप बहुत छूट नहीं ले सकते, आपको तथ्यात्मक ढंग से उसको लाना पड़ेगा। छूट उसका आप उसके उद्देश्य में ले सकते हैं कि आप वो संस्मरण लिख क्यों रहे हैं। तो और इस बीच में हुआ क्या है कि कहानी, संस्मरण सब बहुत बदल चुके हैं। मतलब ये सब विधाएं बहुत पुरानी हो चुकी हैं और इस बीच में समय बहुत बदला है। इनको लेकर के बहुत एक्सपेरिमेंट हुए हैं, कहानी की दुनिया में भी, संस्मरण की भी दुनिया में भी। तो जरा हमको उस पर गौर करना चाहिए, क्या बदल गया है कहानी में और संस्मरण में। एक प्रमुख बात तो यह है कि कहानी का मतलब है जो कहा जाए ना। खिलौना, खैनी, खैनी मतलब जिसको खाया जाए, खिलौना जिससे खेला जाए, कहानी जिसको कहा जाए। संस्मरण में तो स्मरण है ही। अब सिर्फ बात इतनी नहीं रह गई है कि जिसको कहा जाए। उसमें क्या था कि कहने का अंदाज बड़ा महत्वपूर्ण था। पहले जब वाचिक थी कहानी, एक आदमी दूसरे आदमी को सुनाता था, तो कहने का ढंग, आवाज का उतार चढ़ाव, सांस और भावनाओं के साथ आवाज का बदलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था और वही मेस्मराइज रखता था लोगों को, वही बांधे रखता था। जैसे एक किताब है किस्सा गो, उसके कवर पे एक तो आदिवासी की फोटो बनी रहती। लेखक का नाम ठीक याद नहीं आ रहा, लेकिन ये गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज का राइवल राइटर है, प्रतिद्वंदी। और मार्केज और उसके बीच में शायद बोरखेज नाम है, के बीच एक बार मारपीट भी हुई है। खैर, असली बात यह है कि वो उस किताब में बताता है कि एक कहानी कहने वाला लोगों को बांधे रखने की अपनी क्षमता के कारण वहां की परंपरा का, कल्चर का, धर्म का कस्टोडियन बना दिया जाता है, उसका रक्षक बना दिया जाता है कि वो जाकर के लोगों को कहानियां सुनाएगा जिसमें हमारा धर्म, हमारा देवता, हमारी संस्कृति, हमारे पूर्वज, हमारे रीति रिवाज, हमको भविष्य में कहाँ जाना है ये बताए। तो ऐसा हम अपने अनुभव से जानते हैं कि हमारे आसपास में, कि हमारे यहाँ ये जितना धर्म है, चाहे वो सरना धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे कोई भी धर्म, वो कहानियों के जरिए ही बचा हुआ है, या उसी को नई दिशा में विकसित किया जाता है। नई नई कहानियां लाई जाती हैं, उसको नई दिशाओं में ले जाया जाता है। जैसे एक यही कहानी है कि राम जो है, भगवान राम हिंदू धर्म में एक जमाने में वो क्षमा, करुणा, उदात्तता, अपने से कमजोर तबकों के साथ एकता जैसी चीजों के प्रतीक बन के उभरे। लेकिन अब हम एंग्री हनुमान और एंग्री राम को देख रहे हैं, उनकी कहानी हमको सुनाई जा रही। अब राम के हाथ में धनुष है और हिंसा करने से पहले, उन्माद फैलाने से पहले जय श्री राम कहना बहुत जरूरी हो गया। तो अर्थ ही बदल गया, क्योंकि उसके पीछे की कहानी बदल गई। और दूसरा, कहानी जो कही जाती है और जो लिखी जाती है, दोनों में बड़ा अंतर है। एक को आप कान से सुनते हैं और बोलने वाले को परफॉर्म करते हुए आप आंखों से देखते हैं।
यहां कान का उपयोग खत्म हो जाता है, यहां आप आंखों से देखते हैं और लिखे से जो आपके भीतर तस्वीर बनती है उसके आधार पे आप चीजों को जज करते हैं। वहां तो सुन के भी करते हैं। तो लिखे हुए को, वाक्यों को, अक्षरों को किस तरह से कंपोज किया जाए, सिंक्रोनाइज किया जाए, ऑर्गेनाइज किया जाए, जैसे संगीत के सुर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं खास सीक्वेंस में, तब आपको वो गाना मीठा, तीता, भयानक, मेलोडियस, उदास कर देने वाला बनता है। तो उसी तरह से कहानी को भी कंपोज करना पड़ता है। ये कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, एक बात। दूसरा ये है कि कोई संस्मरण को कहानी की तरह लिखने लगे तो हम लोग एक बहुत मजेदार बिंदु पे खड़े हुए, एक तरफ कहानी, एक तरफ संस्मरण, बीच में बहुत पतली सी गैलरी है, जितनी चौड़ी ये है सामने दोनों सीटों के बीच में, वहां हम लोग खड़े हैं। अब जो कलाकार होता है, कलाकार ना भी हो, आदमी, औरत, उसका मन किसी पुरानी चीज पे रुकता है, वो हमेशा कुछ नया करना चाहता है। तो कोई संस्मरण की तरह कहानी लिखने लगे और कहानी को संस्मरण की तरह लिखने लगे तो यही हो रहा है। और इससे चीजें और इंप्रूव हुई, कहानी कहने की कला और इंप्रूव हुई और संस्मरण भी समृद्ध हुआ, क्योंकि दोनों को आपस में मिक्स नहीं किया गया, एक का निर्वाह दूसरे तरीके से किया जाएगा। मैं आपको दो उदाहरण यहां देता हूं। कि एक मैं हिंदी के राइटर और एक विदेशी राइटर का उदाहरण देता हूं, दोनों ने एक ही जैसा काम किया। एक राइटर हैं, कहने को साउथ अफ्रीका के हैं लेकिन हैं अंग्रेज, और जेम क्वेल्टजी नाम है उनका। क्वेल्टजी ने 3 उपन्यास जो लिखे हैं शुरुआती, चाइल्डहुड, यूथ और समर टाइम, ये वस्तुतः उसके अपने मेमोir है। चाइल्डहुड में जब वो 10 साल तक का बच्चा है, यूथ में जब वो पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करने लगता है अमेरिका में, और समर टाइम में जब वो लेखक बन गया। लेकिन है वो उपन्यास, और समर टाइम तो बहुत मजेदार तरीके से लिखा गया है। संस्मरण भी इतने मजेदार तरीके से कहानी में बदला जा सकता है। उसमें कल्पना की गई कि जो राइटर है क्वेल्टजी, वो मर गया। अब उसके लिखे पे एक लड़का और एक लड़की रिसर्च कर, और वो क्वेल्टजी के जीवन में जितनी प्रमुख औरतें आई 3-4, उनके पास जाते हैं और इंटरव्यू करते हैं। और सारा रिसर्च इसी नजरिए से किया जाना है कि उन औरतों की नजर में क्वेल्टजी कैसा लेखक है। पहली ही औरत कहती है कि वो क्या लेखक है, जो प्यार को नहीं समझता, जिसमें इतनी संवेदनशीलता नहीं थी कि मेरे प्यार को समझ पाता, लेखक क्या बनेगा। तो इस तरह से उसको याद किया गया, वो कहानी कही जाती है जीव वास्तविक जीवन कहा उसको कहानी की तरह गया, यहां संस्मरण कहानी में बदल दिया गया। दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूं, 7 आसमान, असगर वजाहत हमारे सीनियर लेखक हैं, उनका एक उपन्यास 7 आसमान, उनके परिवार की कहानी, उसको उपन्यास बताया जाता है। तो ये घालमेल करने की जरूरत क्यों पड़ी, कहानी को संस्मरण को कहानी में बदलने की जरूरत क्यों पड़ी। इसके पीछे
एक जरूरत ये पड़ी कि पहले जो कहानी थी वो माना जाता था कि हम कहेंगे, हम लिखेंगे और वो दूसरे की कहानी होगी। कहानी के भीतर आई का इस्तेमाल करना, मैं, फर्स्ट पर्सन में कहानी लिखना नो था, मना था, निषेध था कि आप कहानी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपनी गाथा सुना करके, आप कहानी के प्रति ईमानदार नहीं। लेकिन ये चलन आज से 30-40 साल पहले तोड़ दिया और मैं के जरिए बहुत सारी बड़ी और शानदार कहानियां कही। मैं कुछ और उदाहरण देता हूं कि अभी मैंने हाल में संस्मरण और कहानी को आपस में घालमेल कर देने का एक बहुत अद्भुत वो पढ़ा, उपन्यास पढ़ा। कहने को उसका नाम भी उपन्यास है। अब उसमें आप ये भी कह सकते हैं कि जो कुछ संस्मरणों में नहीं घटित हो पाया हमारे वास्तविक जीवन में, उसको घटित कराने की जो कला है वो कहानी। जैसे एक मैंने बिल्कुल यंग स्कैंडिनेवियन राइटर की किताब पढ़ी, भी 30 साल का आदमी है, लड़का है। किताब का नाम है पॉपुलर म्यूजिक फ्रॉम विटूला। विटूला जो है एक गांव है सचमुच का, जो स्वीडन और पोलैंड के बॉर्डर पे, बहुत रफ जगह है, बर्फ रहती है साल भर। और जो रफ जगहें होती हैं, जहां का एटमॉस्फेयर बहुत रफ होता है, चाहे वो पहाड़ हो, समुद्र हो, रेगिस्तान हो, लोग भी बड़े रफ हो जाते हैं। और ऐसी जगहों पे इमोशंस का डिस्प्ले शायद ही देखने को मिलता है। सब होता है मेरे अंदर, लेकिन भावना का देखने को नहीं मिलेगा। जैसे अंग्रेजी और हिंदी फिल्मों में एक बड़ा अंतर हम क्या देखते हैं कि हिंदी फिल्मों में अगर हीरो किसी को मारना होगा तो उससे पहले 3-3.5 मिनट चिल्लाएगा, ये खून पी जाऊंगा, कुत्ते जीने नहीं दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा। हम चखने लगते हैं। साउथ वाले इसके उस्ताद हैं, दक्षिण भारत का सिनेमा इसका उस्ताद सिनेमा। इंग्लिश फिल्मों में हम क्या देखते हैं, बहुत कोल्ड ठंडे तरीके से, टुक टुक खत्म। ये क्यों अंतर है कि वो न तो मारने से पहले चेतावनी देता है, न चिल्लाता है, न कुछ करता है, धीमे से उसको जो करना है करके चला जाता है। और यहां उससे पहले पूरा सागा, आख्यान कवित्वमय तरीके से गाया जाएगा कि मैं तुझको ऐसा मारूंगा, तेरी साथ पुछते याद करेंगे। ये अंतर ज्योग्राफी का अंतर है। वो टफ इन्वायरमेंट में पैदा हुए, तो बहुत टफ इन्वायरमेंट की कहानी है वो जो मैं बता रहा हूं, पॉपुलर म्यूजिक फ्रॉम विटूला। अब इतना क्रूर यथार्थ है, हार्श, बर्फ ही बर्फ है। अब उसमें संस्मरण बने कैसे, कहानी बने कैसे? कितनी देर आप एक रस बर्फ में डूबे हुए जंगल, बर्फ से ढके हुए मकान, सुनसान गलियां, कोहरा, अंधड़ जैसी हवा, ठिठुरते हुए लोग, और इससे बचने के लिए ठंड से पी के धुत होकर आपस में गाली गलौज मार कर पीट करते हुए लोगों का कितनी देर तक, कौन सी बड़ी सुखद मेमोरी है कि आप उसको ले आए? तो वो एक गजब का शुरुआत करता है अपने उसकी नॉवेल कम संस्मरण। 2 बच्चे 7-8 साल खेल रहे घर के बाहर, अचानक एक बस आके रुकती है, वोल्वो बस है। दोनों उसके पास जाते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं। कहीं से टूरिस्ट आए हुए हैं बाहर से, तो टूरिस्टों को भी देखते रहते हैं। टूरिस्टों भी हेलो किड्स, उनको सहलाया वहलाया। धीमे से वो सब बस में एंटर कर जाते हैं।
एंटर करके सीट के नीचे छिप के बैठ जाते हैं। टूरिस्ट कहीं से घूम के आते हैं, बस चल पड़ती है, अब वो सब अंदर सीट के नीचे खी कर रहे हैं। तो जो टूरिस्ट देखते हैं तो सोचते हैं कि जो गाड़ी चला रहा है ड्राइवर शायद उसके बच्चे होंगे, अपने साथ लाया है। एयरपोर्ट पहुंचती है गाड़ी, एयरपोर्ट में उन्हीं के साथ वो चलते हुए, उन्हीं टूरिस्टों के साथ बिस्कुट खाते हुए, चॉकलेट खाते हुए, हंसते हुए प्लेन में पहुंच जाते हैं। वहां भी कोई नहीं पूछता, प्लेन जा रहा है चाइना, चाइना पहुंच जाते हैं, दुनिया के दूसरे छोर। अब इसके बाद जो होता है वो है कहानी। तो ये जो चीजें हैं इनका घालमेल इसलिए करना पड़ा कि संस्मरण में भी अपरिमित संभावना है कहानी बनने की। ऐसा नहीं कि हमारा जीवन हम फला तारीख को पैदा हुए, जैसे हिंदी में पुराने बुड्ढे लिखा करते थे संस्मरण। हिंदी की जीवनियां आप पढ़िए ना, वो भी संस्मरण ही तो है कि उनका जन्म एक उच्च कुलीन ब्राह्मण परिवार में संवत के अनुसार मिति इतना तिथि इतना शुक्ल पक्ष में हुआ था। इन्होंने स्वाध्याय से ही ज्ञान प्राप्त किया। What is that? ये पढ़ के किसी आदमी के बारे में क्या पता चलता है? ये तो ऐसा लगता है कि ये वर्णन करने का तरीका एक जैकेट है जो किसी भी लेखक को पहनाया जा सकता है, किसी भी आदमी को पहनाया जा सकता है। इससे क्या पता चलता है कि हम किस परिस्थिति में पैदा हुए, कहाँ पढ़े, कहाँ लिखे, कहाँ बड़े हुए, हमारे जीवन के मुख्य संघर्ष क्या थे, कुछ पता ही। उच्च कुलीन परिवार। तो ये इस बोर्डम को, इस ऊब को तोड़ने के लिए संस्मरण एक से एक लिखे गए, लेकिन हमारे यहां नहीं। जैसे एक फ्रेंच किताब है, एक चोर का रोजनामचा, हिंदी में आ चुकी है, राइटर का नाम फिर मैं भूल रहा हूं, मैं आजकल थोड़ा भूलने लगा। एक चोर का रोजनामचा कहीं से खोज के पढ़िए। एक लड़का है जो सड़कों पे भीख मांगता है, उसको सोडोमाइज किया जाता है, समलैंगिक है, दुनिया भर के अपराधों में इन्वॉल्व होता है, कई बार भुखमरी से बचता है, जीवन के लिए छोटे छोटे अपराध करता है। उसने उन सबको लिख डाला हिम्मत के साथ कि हाँ मैं होमोसेक्सुअल था, हाँ मैंने चोरी की, हाँ मैंने हत्या का षड्यंत्र किया। क्यों की? क्योंकि मुझे आप लोगों ने ऐसी परिस्थिति में डाल दिया और मैं जो बना उसकी मुझे कोई शर्म नहीं, क्योंकि उसके लिए जितना जिम्मेदार मैं हूं उसके 1000 गुना आप में सब है, सरकार है, इंस्टीट्यूशंस हैं, समाज है। फिर हर कोई उतना आगे नहीं जा सकता जहां उसका वो एक चोर का रोजनामचा वाला लेखक है। हम कुछ ऐसे किताबों की, ऐसे उद्देश्यों की बात करते हैं जो हमारी रीच में हम सोच पाते हैं। वो तो जिसमें बहुत बर्निंग डिजायर हो, जो अपने आप को तबाह कर देने पे आमादा हो, और जिसके जीने मरने का, वो एक तरह से साहित्य का सुसाइड बॉम्बर होगा जो ऐसा करे, साहित्य का मानव बम वही करेगा ऐसा। जैसे हाँ, एक साहित्य के मानव बम की और याद आ रही है, वो इंडियन मल्लिका अमर शेख। आदिवासी लड़कों लड़कियों को तो और जानना चाहिए इसको। मल्लिका अमर शेख, नामदेव ढसाल का नाम सुना है? जो महाराष्ट्र का दलित आंदोलन है, दलित पैंथर आंदोलन, उसके फाउंडर्स में से एक। और नामदेव ढसाल बहुत बड़े कवि और बहुत क्रांतिकारी व्यक्तित्व। तो नामदेव ढसाल एक जमाने में ऑटो चलाते थे, और कहीं कोई कविता सम्मेलन हो रहा होता था, प्रोग्रेसिव लोगों का कविता सम्मेलन, वो वाला मंच वाला नहीं, दूध मांगो खीर देंगे, कश्मीर मांगो खीर देंगे, वो वाला।
उसमें ऑटो लेके घुस जाता था और अपनी कविता सुना के जब तक पता चले चले कि ये कौन है, इनका क्या नाम है, कहां से है, गाया। ये था कि हमको नाम वाम की चाह नहीं है, मैसेज जाना चाहिए। तो उसी नामदेव ढसाल की पत्नी बनी मल्लिका अमर शेख, और मल्लिका अमर शेख थी भाई शेख की बेटी। भाई शेख थे इप्टा के फाउंडर मेंबर्स में, और उस इलाके के, महाराष्ट्र गोवा के, कोंकणी और मराठी इलाके के सबसे महान लोक गायक। भाई अमर शेख का जलवा था। मतलब जैसे हम गद्दर के बारे में सुनते हैं, और कौन, रेशमा के बारे में जैसे हम सुनते हैं। रेशमा सिर्फ पॉपुलर है, लेकिन कंटेंट के हिसाब से भाई अमर शेख बहुत आगे थे। मतलब नाटक के लिए, फिल्म के लिए जो बलराज साहनी थे, राइटिंग के लिए जो सज्जाद जहीर थे, पोएट्री के लिए जो कैफी आजमी थे, गायन के लिए, लोकगीतों के लिए भाई शेख थे। तो उनकी बेटी की शादी हो गई, प्रेम विवाह हुआ माँ बाप के सामने। दोनों ने प्रेम किया, दोनों वामपंथी थे, आंदोलन में थे। नहीं, वो तो दलित पैंथर थे, ये बाप वामपंथी थे, तो घर में उस तरह का असर था। लेकिन शादी होने के बाद नामदेव ढसाल ने मल्लिका अमर शेख के साथ बहुत जुल्म करना शुरू किया। एक जो होता है, ऊपर से जो चीजें जितनी रोमांटिक दिखती हैं, अंदर से बड़ी कुरूप होती है। इसीलिए लोग कहा जाता है, और समझदार लेखक ऐसा करते भी हैं, कि वो अपनी जिंदगी में किसी को बहुत झांकने वाकने देते नहीं। क्योंकि जिसके पास इतना सारा यथार्थ है, अनुभव है, उसका जीवन बड़ा बदसूरत होगा, बहुत खराब होगा। और उसने पता नहीं क्या क्या देखा होगा, सुना होगा। तो अगर वो जान जाए, पाठक, श्रोता, दर्शक, सारा ग्लैमर फुस हो जाएगा 1 मिनट, चूं बोल जाएगा, एकदम खत्म। इसलिए वो उसको बचा के रखते हैं। तो शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में कि नामदेव ढसाल शराब पी के ऑटो चलाते हुए अपनी कविता के साथ आक्रामक तरीके से, कविता को एक बहुत आक्रामक हथियार मानते हुए आते हैं, और मध्यम वर्गीय संवेदना के जमावड़े में एकदम डैशिंग तरीके से तीर की तरह घुस जाते हैं, और अपनी कविता पढ़ के धूमकेतु की तरह गायब हो जाते हैं। नो, इसी शराब के लिए नामदेव ढसाल मल्लिका अमर शेख को पीटते। मल्लिका अमर शेख प्रेग्नेंट होती हैं, और लंबे लंबे समय के लिए नामदेव ढसाल का पता नहीं, अकेले कैसे मैनेज करे बच्चे के साथ। बाद में इतने आजीज आ जाते हैं नामदेव ढसाल कि वो मल्लिका अमर शेख से कहते हैं कि तुम किसी और के साथ भी सो जाओ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। और उनका घर इस तरह के लोगों से भरा हुआ है, उन्हीं के कार्यकर्ताओं से और समर्थकों से और प्रशंसकों से, जो ऐसा करना भी चाहते हैं। तो मल्लिका अमर शेख सोचती है कि क्या इसीलिए प्यार किया था, इतना रिबल करके हम इनके साथ आए थे। और जिन मूल्यों के लिए हम और नामदेव ढसाल सपना देखते थे और लड़े, तो उन्होंने पर काम किया, वो क्या इसीलिए थे? तो उसने फिर एक अपनी बायोग्राफी लिखी, संस्मरण ऑटोबायोग्राफी। मैंने तो अंग्रेजी में पढ़ा, आई वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय माई सेल्फ, है मराठी में मूलतः, और जेरी पिंटो ने बहुत बढ़िया अनुवाद किया है। जेरी पिंटो इस समय के एक अच्छे अनुवादक है। मैं अपने आप को नष्ट कर देना चाहती हूं, ये उसका वो सच कहा गया उसमें। और ये सब लिखने की जरूरत इसलिए पड़ती रहती है, कहानी, कविता, संस्मरण, उपन्यास, कि सच कोई एक नहीं है, हर आदमी का सच अलग अलग है। अब तुलसी के पौधे को अगर 5 लोग देखें तो 5 सच है। किसी के लिए श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। शाम को तुलसी चौरे में उसके ऊपर एक ठो चुनरी डाल के, दिया जला के
उसको टिमटिमाते हुए देखने से उसके भीतर बहुत पवित्रता की अनुभूति होती है। अद्भुत नॉस्टैल्जिक, जिन लोगों को घर की याद आती है, इसमें यह जरूर आता। किसी के लिए सिर्फ एक मेडिसिनल प्लांट है, खांसी ठीक करता है। किसी के लिए, किसी कबीरपंथी के लिए वो कंठी बनाने की वाला पौधा है, जो कंठी बनाते हैं ना कबीरपंथी, तुलसी से बनाते हैं, उसी की लकड़ियां सूखी सूखी उदास उदास दिखाई देती। किसी के लिए हो सकता है कि जब वो बच्चा रहा हो, तुलसी का पौधा यातना का भी वो हो सकता है। छोटा बच्चा है, तुलसी के पौधे में जल देने के बजाय पेशाब कर, फिर उसको कैसे दंडित किया जाएगा, और जो उसको सजा मिलेगी और जिंदगी भर दोहराया जाएगा। ये तो इतना अधार्मिक राक्षस टाइप का लड़का है कि जब ये 3 साल का था, उसने तुलसी के पौधे में पेशाब कर दिया। ये जो बारंबार उसको सुनाया जाएगा तो तुलसी उसकी स्मृति में कैसे है? और किसी के लिए तुलसी स्मृति ईरानी। पांच छह तरह की तुलसियां तो यहीं इकट्ठा हो गई, और उनके बारे में 5-6 तरह के सच। तो ये जो वैविध्य है, सत्य का वैविध्य, सत्य ही सत्य चुन तो ले, मेला लगा हुआ, इसी को सामने लाया जा सके। भाई एक ही चीज को दलित, आदिवासी, पिछड़े, मुसलमान, सवर्ण, अंग्रेज, अफ्रीकन अलग अलग तरीके से देखते हैं कि नहीं देखते? जैसे भेड़िया यूरोप में वीरता का प्रतीक है, वुल्फ, लोग अपने नाम के आगे वुल्फ लगाते हैं। नाओमी वुल्फ बहुत बड़ी राइटर थी, वर्जीनिया वुल्फ उनसे भी बड़ी राइटर थी। नाओमी वुल्फ फेमिनिस्ट थी, जिन्होंने कहा था कि हम सब औरतें मांस हैं, मीट है, खा लिए जाएंगे। पहली बार खुद को इस रूप में, औरतों के इस रूप में देखा, क्योंकि जो पुरुषों की नजर है ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा औरतों के मीट पे ही तो है। औरतों के दिमाग का, उनके हृदय का, उनकी प्रतिभा का, उनकी संवेदना का कितना कम इस्तेमाल किया गया है दुनिया में। और उनके मीट का व्यापार, चाहे वो फैशन प्रतियोगिताओं के जरिए हो, चाहे वेश्यावृत्ति के जरिए हो, सारी दुनिया में फैला हो। तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है कि जो औरतों की फाइनर चीजें, उनका उपयोग कितना कम किया गया है। जो स्थूल चीजें हैं वही बिल्कुल हावी हो गई, शरीर ही हावी हो गया। लेकिन हम लोग तो कहानी और संस्मरण की बात कर रहे हैं ना। संस्मरणों में मैं एक और किताब का जिक्र करना चाहता हूं, वो भी कहने को उपन्यास है, लेकिन है संस्मरण। लेकिन संस्मरण की तरह कहने से वो संस्मरण का मतलब किसी चीज का पर्सनलाइज हो, इंटरनलाइज हो। संस्मरण व्यक्तिगत चीज। बहुत पुराना उपन्यास है, डॉक्टर ग्लास। सचमुच जिन लोगों की कहानी, उपन्यास, इस सब में दिलचस्पी है, पढ़ना चाहिए। डॉक्टर ग्लास, इसको लिखने वाला है जलमारिए, सल्वादोर जलमारिए, स्वीडन का लेखक। अद्भुत कहानी भाई। एक डॉक्टर है, बहुत नफीस किस्म का, अपने सब्जेक्ट का जानकार, यंग डॉक्टर। उसके पास एक मरीज आती है, बहुत सुंदर, और बताती कि मेरे पेट में दर्द रहता है। तो वो उसको कहता है कि बैठो देखते हैं अभी। जब क्लिनिक से सारे मरीज चले जाते हैं तो कहते हैं हाँ आप बताओ क्या है। आप कह रही थी आपके पेट में दर्द रहता है। तो वो कहती है अरे पेट वेट में दर्द नहीं रहता है, मैं तो झूठ कह रही हूं। कि फिर क्या समस्या क्या? तो कहानी लंबी ना हो जाए, मैं कट शॉर्ट करने के लिए बता रहा हूं कि वो कहती है कि मेरा पति मुझसे रोज बलात्कार करता है और मैं इससे छुटकारा पाना चाहती हूं।
मैं उसको बिल्कुल प्यार नहीं करती, बिल्कुल पसंद नहीं करती, रोज रेप करता है। क्यों करता है रेप? पति भी जानता है कि रेप, पति एक गिरजाघर में पादरी, और वो अपनी पत्नी से कहता है कि संतान पैदा करना हमारे ऊपर कर्ज है, एक धार्मिक कृत्य, इसलिए मैं तुम्हारे साथ सेक्स कर रहा हूं। नहीं तो मैं जानता हूं कि तुम्हारी अरुचि है, लेकिन अब चूंकि धार्मिक कृत्य है, ईश्वरीय विधान, हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कर रहे। अब डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता ईश्वरीय विधान के आगे। वो क्या करेगा? यही कहता है, कर सकता है कि जो आपको इस प्रोसेस में तकलीफ हो रही है उसको कम करने के लिए दवा दे सकता है, एनेस्थीसिया दे सकता है, पेन किलर दे सकता है। लेकिन वो डॉक्टर इस तकलीफ से जब परिचित होता है, धीरे धीरे वो अक्सर आने लगती है उसके क्लिनिक में, तो उसकी तरफ एक तरफा प्यार जैसा महसूस करने लगता है उस महिला के प्रति। महिला इतनी परेशान है कि उसको प्यार व्यार जैसी चीज, नए प्यार व्यार जैसी चीज के बारे में सोचने की फुर्सत नहीं। लेकिन डॉक्टर इस कोशिश में रहता है कि कैसे हम इसको खुश कर सकते हैं, कैसे खुश रख सकते हैं। वो डिसाइड करता है कि मैं इसके पति को मार दूंगा, इसको बिना बताए। ये सबसे बड़ी मदद होगी इस महिला की, और ऐसा करना मेरे लिए बहुत आसान है। वो किसी न किसी बीमारी के बहाने मेरे पास आएगा ही, और मैं उसको कोई ऐसी दवा दूंगा जो पोस्टमार्टम में भी पकड़ में नहीं आएगी। ये सबसे बड़ा गिफ्ट होगा इस महिला के लिए मेरा। लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते उसने हर जीवन को बचाने के लिए शपथ भी ली हुई। वो आदतन हत्यारा भी नहीं है, लेकिन उसको एक हत्या करने का भी बहुत मन करता है, जिसका मन ही मन रोज रिहर्सल करता रहता है। इस द्वंद्व में फंस के तबाह होता है। ये जो परस्पर विरोधी भावनाओं की टक्कर है, इसमें वो बहुत पागलों की तरह बड़बड़ाता रहता है, और अंततः एक दिन बहुत ठंडे ढंग से उसको मार देता। और उस महिला को ये तो पता है किसने इसे क्यों मारा है, लेकिन वो डॉक्टर के लिए कुछ नहीं महसूस करती है। तो ये विधाएं आपस में बहुत इंटरमिंगल हो चुकी। अब इस पे थोड़ी सी बात करते हैं कि इन दोनों विधाओं को खास क्या बनाता है। जैसे संस्मरण को संस्मरण क्या बनाता है। जैसे मेरी भी पहली किताब आई यात्रा संस्मरण की, तो लोगों ने, बहुत लोग उसको उपन्यास लिखने लगे कि ये जो उपन्यास है अनिल का उपन्यास है। जो उनसे थोड़े समझदार थे उन्होंने कहा कि इसको पढ़ने में उपन्यास जैसा मजा है। तो संस्मरणों में ऐसा क्या है जो उनको खास बनाता है? संस्मरण में आप क्या करते हैं कि अपने पास्ट में जा करके अपनी मेमोरी के सहारे एक पुराने समय को जीवित करते हैं। और उसको ये जीवन देने का जो काम है, जितना ईमानदारी से किया जाता है, वो संस्मरण उतना ही यूनिक हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे यहां हिंदी में ऐसी परंपरा नहीं। हमारे यहां अक्सर संस्मरण अपने आप को महान, प्रतापी, यशस्वी, विद्वान बताने के लिए लिखे जाते हैं। मतलब जैसे हम अपनी जिंदगी में जो ना कर पाए, जो ना हो पाए, वो बताने के लिए लिखे जाते हैं संस्मरण। जैसे कोई शीशे में खुद को देखे और सोचे कि मेरी आंख थोड़ी सी और बड़ी होती, मेरी नाक थोड़ी और नुकीली होती, मेरी दाढ़ी के बाल पूरे होते, लंबाई थोड़ी ज़्यादा होती, मेरी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती,
ये सब हो तो सकता नहीं, आपको तो एक ही शरीर मिला हुआ, जैसा है वैसा है। अब ये कमी संस्मरण में पूरी की जाती है, उसमें तो आजादी है ना कि जैसी चाहे वैसी आंख बना दो। तो हमारे यहां संस्मरण विधा काफी हद तक जो बर्बाद हुई, उसका एक कारण ये था कि ईमानदारी का न होना। लेकिन ये जो खराब, वंचित, उपेक्षित था, इसका भी अपना एक सौंदर्य था। ये जो खराब, वंचित, उपेक्षित, औसत सा आदमी है, इन सब के बावजूद जिंदा कैसे रहा? इन सब के बावजूद उसने प्रेम कैसे किया? उसने बच्चे कैसे पैदा किए? सफल कैसे हुआ? इन सब के बावजूद उसके कुछ दोस्त कैसे बचे हुए हैं? इन सब के बावजूद उसको, कुछ लोगों को उसके कहीं आने जाने का इंतजार क्यों रहता है? तो वो चाहे जितना बदसूरत था, चाहे जितना औसत था, साधारण था, इस दुनिया में उसकी अपनी एक पर्टिकुलर जगह है। उस जगह को पहचान पाना और ईमानदारी से लिख पाना, यही मेमोर है, यही संस्मरण है। चाहे यात्रा संस्मरण हो, चाहे जीवनी हो, चाहे अपने कुत्ते का संस्मरण हो, चाहे बैल का संस्मरण हो, चाहे बिल्ली का संस्मरण हो। फिर मुझको एक ट्रेवलॉग याद, 2 ट्रेवलॉग याद आ रहे हैं। मैं ये सब किताबों के रेफरेंस आज इसलिए दे रहा हूं, आमतौर पर मैं भूला रहता हूं। मुझे लगता है कि बड़ी बड़ी किताबों का नाम लेने से क्या फायदा। लेकिन कल मुझे ये एहसास हुआ कि सब कुछ यहां तो बात नहीं की जा सकती। अगर इन 10-12 किताबों में से कोई एक भी कहीं से खोज के पढ़ेगा और किसी एक का उससे कनेक्ट बन गया, स्पार्क हो गया, बिजली अगर चमक गई, तो फिर जिंदगी भर पीछा नहीं छूटेगा। फिर वो पड़ जाएगा उस लाइन में, कहानी में, संस्मरण। अब वो जितना ही तबाह होगा इसमें पढ़ के, मुझे उतना ही सुख मिलेगा। तो एक किताब है पत्थर और पानी, लिखने वाले हैं उसको नेत्र सिंह रावत। ये हमारे पुरखे यात्रा संस्मरण लिखने वाले। तो नेत्र सिंह रावत जो है, क्या लिखा उन्होंने संस्मरण में, अपने यात्रा संस्मरण में? शादी हुई नेत्र सिंह रावत की, पहाड़ के रहने वाले आदमी थे, 5 फुट के पहाड़ी, वो भी सांवले रंग के, धूप में जले हुए, औसत कर काठी थे, कोई खास बात नहीं थी, दिनमान में काम करते थे दिल्ली। शादी हुई तो उन्होंने छुट्टी मांगी रघुवीर साहब से, 1 महीने की छुट्टी चाहिए। तो उन्होंने कहा छुट्टी तो तुमको रावत दे देंगे, लेकिन हर दिन तुमको एक डिस्पैच भेजना पड़ेगा, लिख के भेजोगे, तुम जहां जहां जाओगे भेजो। यही एडिटर की भी भूमिका आती है सामने, कि उसको पता था कि क्या आने वाला है। तो नयन सिंह रावत अपनी दुल्हन को लेकर के शादी के बाद तमाम रिश्तेदारों से मिलने जाते। उस जमाने में इतनी सड़कें नहीं थी, गाड़ी नहीं थी, तो पैदल जाते। अब उस पैदल जाने में वो अपना बचपन दुल्हन को बताते हैं। देखो, अब बचपन भी कैसे बताते, जैसे एक जगह नदी का जिक्र आता, गोरी नदी और काली नदी का, कि ये जो नदी है, 2 नदियां आपस में ये, तो मैं और मेरी बहन अपना अपना नदी बांट लेते थे। गोरी नदी बहन की रहती थी, काली मेरी। तो बहन कहती थी देखो मेरी नदी जो है तुम्हारी नदी को दरेर के हरा रही है, क्योंकि उसका पानी उसके अंदर तक ज्यादा तक जा रहा है, और फिर मिल के दोनों एक बड़ी नदी में जा रहे हैं। मैं कहता था नहीं, मेरी नदी जीत रही है, तुम्हारी वाली को हरा रही है। और उसमें वो भी शामिल हो जाती है, वो दुल्हन भी, वो खुद एक कैरेक्टर बन जाती है, खुद अपने बचपन को याद करती है। तो एक तरह से बच्चों के, किशोर नजर से देखा गया पहाड़ हमारे सामने आता है। तो इस पहाड़ में न तो पर्यावरण की चिंता है, न तो पहाड़ियों की गरीबी की चिंता है, न तो क्या बोलते हैं, सारी दुश्चिंताएं जो एक वयस्क आदमी को घेरे रहती हैं, वो सब नहीं है इस संस्मरण में। एक अजीब टाइप का ज्वार, एक जंगली किस्म का उल्लास, जिसको आदिवासी बड़े अच्छे से महसूस कर सकते हैं।
कि सारी गरीबी दरिद्रता अभाव के बीच में जरा सा हड़िया पी के नाच लेने से सब ठीक हो जाता है। क्यों ठीक हो जाता है वो ये बताता है। थोड़ी देर के लिए तो ठीक हो ही जाता है। दूसरा संस्मरण है इन पैटागोनिया, एक अंग्रेज का लिखा हुआ, अंग्रेज जर्नलिस्ट का, ब्रूस चैटविन नाम है उसका। अब उसकी दादी के साथ किसी ने बचपन में फ्रॉड किया था, किसी रिश्तेदार। उसके दादी के घर में एक छोटे से शीशे के जार में किसी जानवर का चमड़ा रखा हुआ है। उसकी दादी बताती थी कि छूना नहीं है, ये डायनासोर के बाद की जो पूर्वज जानवर, वो बाद के जानवर थे, उनका चमड़ा है। आधा डायनासोर है, आधा दूसरा जानवर है, रहस्यमय जानवर। कभी छूने नहीं दिया गया। जबकि एक फ्रॉड ने किसी भी जानवर का कुछ उठा करके उसकी दादी को यह कह के बेच दिया था बहुत सस्ते में, ये डायनासोर का चमड़ा। अब उसको बचपन भर उसको छूने नहीं दिया। बड़ा हुआ, जर्नलिस्ट हो गया, और थोड़ा मनमौजी किस्म का जर्नलिस्ट हो गया, बिगड़ा हो गया। एक बार वो एक असाइनमेंट पे गया, तो ये जगह जो है पैटागोनिया, बताया जाता था कि वो चमड़ा वो पैटागोनिया से ही लाया था। तो पैटागोनिया के पास से गुजरा। ये अर्जेंटीना और चिली के बीच की बहुत ड्राई, बहुत बर्बाद जगह है। बहुत ठंडा है, एट ए टाइम बहुत गर्म भी रहता है, और वहाँ कोई ठीक लोग नहीं रहते। वहाँ दुनिया भर के जो सजा याफ्ता लोग हैं, जेलों से भागे लोग हैं, उन लोगों ने फार्म हाउस बना लिए थे उस जमाने में। तो अपने भेड़ें पालते हुए, खेती करते हुए एक आउटलॉ जैसा जीवन जी रहे थे। और बाकी लोकल लोग भी यही थे, लूट मार करने वाले। और लूट मार क्या करने वाले? अपने सर्वाइवल के लिए। चूंकि बाहर के लोगों ने आके आधिपत्य जमा लिया था, तो वो अपने सर्वाइवल के लिए क्या करें, तो वो भी वही करते थे। ये एक असाइनमेंट के बीच में, अपनी नौकरी के बीच में एक दिन भाग निकला कि हम जाकर के वहां खोजेंगे डायनासोर, अभी भी मिलते हैं, बताया जाता है। उस बचपन की याद के चक्कर में भाग निकला, और वहां जाकर के उसने जो लोगों की जिंदगी देखी, उसके बारे में उसने लिखा है। तो इन दोनों विधाओं का घालमेल अब काफी हो गया है। और संक्षेप में हमको ये समझना चाहिए कि संस्मरण में हमको ईमानदार रहना पड़ता है, और ईमानदार रहने के अपने फायदे हैं। थोड़ा अपयश जरूर मिलता है शुरू में, लेकिन ईमानदार रहने के अपने फायदे हैं। तब आप क्या करते हैं कि सचमुच का जीवन आप लिखते हैं, और ये सिर्फ आपका अपना जीवन थोड़े है, ऐसा करोड़ों लोगों का जीवन है। और जब आप उसको कहने की हिम्मत करते हैं, तो दूसरों को भी अपना जीवन कहने की हिम्मत पड़ती है। हो सकता है मल्लिका अमर शेख की बायोग्राफी आई वांट टू डिस्ट्रॉय माई सेल्फ पढ़ करके किसी महिला को हिम्मत आए कि उसके भी जीवन में जो नरक फैला हुआ है, उसको सार्वजनिक तौर पर लोगों को बता सके, और उसको समझने, लड़ने, उसको बदलने की कोशिश तो तब होगी ना जब लोगों के सामने आएगा। अभी तो एक बहुत सारी दुनिया अंडरवर्ल्ड, कवर्ड पड़ी हुई, वो सीधे तौर पे बाहर ही नहीं आती, वो तमाम दबे छुपे रूपों में बाहर आती है। और इन्हीं दबे छुपे रूपों के सहारे हमको कहानियां बनानी पड़ती है। ये भी एक संस्मरण और कहानी का एक अंतर है। संस्मरण डायरेक्ट है, और कोई संस्मरण अगर दबा दिया गया, क्रश कर दिया गया, तो वो जगह जगह से ऐसे छेदों से जिनको रोका नहीं जा सकता, जो फूट फूट के बाहर आ रहा है, वो कहानी है। ये जो फूटने की जगह है, इनको आपस में इंटरकनेक्ट करना ही तो कहानी है। तो मैं आप लोगों से अब ये अर्ज करूंगा कि आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो बीच में पूछते रहिएगा। मुझे लगता है कि समय का भी मामला होगा, और हाँ, एक और संस्मरण का मैं जिक्र करना चाहता हूँ, मतलब जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट संस्मरण है, वो है मैन सर्च फॉर मीनिंग। इसको लिखा है एक ऑस्ट्रियाई ने, विक्टोर फ्रैंकल नाम है उसका। ये विक्टोर फ्रैंकल जब 21-22 साल का था, तो ये साइकोलॉजी पे रिसर्च कर रहा था ऑस्ट्रिया में, और तभी हिटलर के लोग आए और उसको पकड़ के कंसंट्रेशन कैंप में लेके चले गए।
हिटलर आज बड़ा रेलेवेंट हो गया है भारत के संदर्भ में। अगर हिटलर कहो तो बस खाली चेहरा हटता है, बाकी आ जाता है। बता रहा हूं, मैन सर्च फॉर मीनिंग, अर्थ खोजता आदमी जैसा। तो ये 21-22 साल का मनोविज्ञान पे रिसर्च करने वाला लड़का था, यहूदी था। इसको नाजी जो थे पकड़ ले गए और इसको पकड़ के ले गए ऑस्विट्स कैंप में। ऑस्विट्स का नाम सुना है? शिंडलर लिस्ट फिल्म किसी ने देखी है? ये सुना है कि हिटलर यहूदियों को पकड़वा करके ले जाता था और गैस चैम्बर में बंद करके मरवा देता था। तो जो सबसे बड़ी जगह है पोलैंड में, ऑस्विट्स, मैं गया हूं वहां, वो गैस चैम्बर वाली ही जगह है। तो ये इतना इनोसेंट है कि पहले दिन जब वहां जाता है और इसको वहां छटाई बिनाई हो रही है कैदियों की, कैदी छांटे बीने जा रहे हैं शारीरिक आधार पे कि इसकी उम्र कम है तो इसको हार्ड लेबर वाले में भेज दो, इसकी उम्र बहुत है कुछ करने लायक नहीं, इसको सीधे गैस वाले में भेज दो, जितने दिन जिंदा रहेगा खाएगा बोझा बना रहेगा। ये बहुत सुंदर लड़की है, इसको थोड़ा ठीक से रखो, हो सकता है कि कल ये टूट जाए तो हम लोगों के प्रोपेगेंडा और हमारी सेक्रेटरी बन जाए और हमारे लिए एक ह्यूमन फेस का काम करने लगे। ये बच्चा है, शार्प है, ठीक है। हमारा जो कारखाना है उसका फोरमैन बनाने के लिए इसको विकसित करो, तो इस तरह 1000 से उनको छांटा जाता है। क्योंकि वो जो जेल थी लंबे समय तक चलनी थी, वो 1-2 साल के लिए नहीं बनी जेल थी, वो सदा के लिए बनी। ये अलग बात है कि 3-4 साल में उस जेल को तोड़ दिया गया। तो ये जब छांटा बीना जाता है तो ये अपनी जेब से कुछ कागज निकालता है, कहता है कि ये मैं कहाँ रखूँ, ये मुझे लोन निकलूंगा तो चाहिए होगा मुझको। उसके रिसर्च, उसकी थीसिस है, सिनॉप्सिस है। तो गार्ड हैं, हंसते हैं, कहते हैं कि अरे साला पागल, परसों तुम रहोगे कि नहीं रहोगे इसका ठिकाना नहीं, तुमको अपने सिनॉप्सिस की पड़ी हुई है, थीसिस की पड़ी हुई है। खैर उसको भेज दिया जाता है। तो अंदर जाके वो देखता है कि कल जो आदमी हमारे साथ सोया था आज गायब, कल जो हमको पूरा अपने परिवार बच्चों के बारे में कैसे पकड़ा गया, क्या हुआ, क्या करना चाहता था, उसके जीवन में क्या कीमती था, बता रहा था, जिससे हम शेयर कर रहे थे, जिससे अभी अभी दोस्ती हुई थी, जिससे अभी अभी एक लगाव महसूस होना शुरू हुआ, तो गायब। कहाँ गया? उसको तो सुबह ले गए, गोली मार दी गई। क्यों? कि बहुत ऐठता था, वो काम ठीक से नहीं कर रहा था, उसको लगाया गया था स्लीपर उठाने के काम पे, वहाँ बहुत टंका करता था। अब उसकी जगह कोई और आएगा, वो काम करेगा। तो इस तरह से लोग रोज मर रहे हैं, ये भी 2-3 बार मरने से बचता है। अब ये क्या करता है कि डरने के बजाय, हमेशा कांपते रहने के बजाय या भागने की योजना बनाने के बजाय, ये अपने आप को किसी नई जगह फोकस कर देता है कि बचना तो है नहीं। तो वो देखता है कि मृत्यु के सामने, जब मृत्यु बिल्कुल इमिनेंट हो, लोग कैसा व्यवहार करते हैं, उसको कैसे देखते हैं। हम तो खाली मृत्यु का नाम करते हैं, कभी मर जाएंगे, एक दिन सबको चले जाना है टाइप की बात कह लेते हैं, और उसको हम लोग रोमांटिसाइज भी करते हैं, अरे हम तो ऐसे जाएंगे कि दुनिया देखेगी। लेकिन जब सचमुच मृत्यु सामने हो, कि पता हो कि परसों मार दिया जाएगा, टाइम फिक्स है कि 10:19 पे फायरिंग स्क्वाड आएगा, आपको ले जाएगा और वहां खड़ा किया जाएगा, गोली मार दी जाएगी। इतना ही नहीं पता है, उसके बाद ये भी पता है कि उसके बाद आपके बाल उतार करके उनसे सामान बना के बेच दिया जाएगा, आपकी हड्डियों का भी सामान बनेगा, आपकी चमड़ी का भी बनेगा। और ऑस्विट्स ऐसी ही चीजों का म्यूजियम, औरतों के बालों से बनाए गए विग, उनके दांतों से बनाए गए टेबल लैंप, हड्डियों से बनाए गए वायलिन जैसे बाजे, जांग की हड्डियों से, चमड़ी से बनाए गए वाद्य यंत्र, एक एक चीज का वहां इस्तेमाल किया जाता था मरने के बाद। पता है कि ये होना है हमारे शरीर में। तो अब आप मृत्यु को कैसे देखें? इसी पे उसने मेमोयर को अपने फोकस किया।
इसी पे फोकस किया और एक नई चीज पैदा हुई साइकियाट्री में, साइकोलॉजी में, जिसको बोलते हैं लोगोथेरेपी। इससे पहले जो बड़े मनोवैज्ञानिक थे वो सिगमंड फ्रायड थे, जो हर चीज की व्याख्या सेक्स के आधार पे करते हैं, और कार्ल युंग थे, जो ईगो के आधार पे करते हैं। ये एक नई चीज बिल्कुल लेके आया। ये नई चीज ये लेके आता है कि कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी अत्याचारी हो, आताताई हो, कितना भी शक्तिशाली हो, वो न तो हमसे हमारी स्वतंत्रता छीन सकता है, न तो गरिमा छीन सकता है, न जीवन के प्रति प्रेम छीन सकता है। चाहे जो मारेगा वो हम, लेकिन अपने मरने का तरीका हम तय करेंगे। मतलब हम मरते समय बहुत ग्रेसफुल ढंग से मरेंगे। हम चीखेंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, गिड़गिड़ाएंगे नहीं, दया की भीख नहीं मांगेंगे कि जिससे और उसको क्रूरता को अपीजमेंट मिले, उसकी क्रूरता तुष्ट हो और उसको आनंद मिले। हम ऐसा करते ही नहीं करेंगे। हम बहुत स्वाभिमान और शांति के साथ मरेंगे और ये कहते हुए मरेंगे कि ये वो चीज है, हमारा स्वाभिमान, हमारा ग्रेस, हमारा कूल, तुम इसको नष्ट नहीं कर सकते। और इसके आगे वो एक दिन हार जाएगा, टूट जाएगा जो अत्याचारी है। यही लोगोथेरेपी। तो इस तरह के भी संस्मरण। तो मैं तो चाहूंगा कि जो दुनिया के कुछ अच्छे संस्मरण हैं और जो कुछ अच्छी कहानियां हैं, उनको खुद आप लोग पढ़ें, और उनका जो स्ट्रक्चर है, ये विद्वान लोग जो बताते हैं वो अपने हिसाब का बताते हैं कि ये कथोपकथन है, ये शैली है, ये शिल्प है, ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ये टोन है, ये टेक्सचर है, ये क्लाइमैक्स है। असली बात ये है कि हमको भी तो महसूस ये टोन टेक्सचर हमको भी तो महसूस हो सकता है टोन ही टेक्सचर महसूस हो रहा हो हमको और किसी दूसरे तरीके से महसूस हो रहा हो। इस अनुभव को इंटरनलाइज करने के लिए, पर्सनलाइज करने के लिए कहानियों का डूब के पढ़ना, उनके नुक्तों पे बहस करना, आपस में ईमानदारी से बहस करना। बहस करने का मतलब ये बताना नहीं कि हमने तुमसे ज़्यादा पढ़ा है और हम तुमसे ज़्यादा जानकार हैं, और नीचा दिखाना नहीं, किसी पे अत्याचार करना नहीं, सचमुच किसी बुद्धि को समझने के लिए। जैसे एक उपन्यास है पतला सा 30 पन्ने का, उसको मैं आज तक नहीं समझ पाया, लेकिन वो बहुत प्रिय उपन्यास है मेरा। 30 पन्ने का उपन्यास मैं नहीं समझ पाया। पास्कुआल दुआर्ते का परिवार, कैमिलो खोसे सेला, इसको जरूर पढ़िएगा। ट्राइबल लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए। पास्कुआल दुआर्ते का परिवार, कैमिलो खोसे सेला। अब इसमें एक आदमी है, आदिवासी युवक ही कह लीजिए, बहुत कम पढ़ा लिखा, एक गांव में रहता है, दिल से बहुत अच्छा है, सबकी मदद करना चाहता है, सबके साथ प्रेम से रहना चाहता है, लेकिन उसकी जो छवि है एक बहुत सनकी और दुर्दांत किस्म के हत्यारे की है, और बदल भी जाता है एक दुर्दांत किस्म के हत्यारे में। वो जैसे अपनी माँ से बहुत प्रेम करता है, लेकिन अपनी माँ की हत्या कर बैठता है कि उसकी माँ बहुत चिड़चिड़ी, बहुत गुस्सैल, बहुत उस तरह की औरत है, उसकी हत्या कर बैठता है। अपने कुत्ते से उसको बहुत प्यार है, अपने कुत्ते की हत्या कर बैठता है। बीवी से बहुत प्यार है, बीवी की हत्या कर बैठता है। तो वो एक ऐसे आदमी की कहानी है कि जो होना बहुत अच्छा चाहता है, लेकिन आसपास परिस्थितियां ऐसी हैं कि उसको एक क्रोधी, डिस्ट्रक्टिव, हत्यारे और अपराधी में बदल देती हैं।
और इस पे किसी का कोई बस नहीं। क्या हम लोगों के आसपास की कहानी नहीं? हम जब 15 साल के थे और जैसा होना चाहते थे, क्या हम आज वही है? या जब हम 60 के होंगे तो क्या वही होंगे जो हमने 30 में सोचा था? हम हमेशा कुछ और हो जाते। जो हम होना चाहते हैं वो कभी हो ही नहीं पाते। और सारी सदिच्छा के बावजूद तो वो कौन सी शक्तियां हैं जो एक आदमी को इस तरह से नियंत्रित करती हैं, उसके मन को, उसको तोड़ मरोड़ के एक एंटी सोशल, कुंठित, खराब आदमी में, औरत में बदल देती है। यही उसका सेंट्रल थीम उस कहानी का। लेकिन उसको कैसे उसने लिखा है, इस बात को उसने कैसे मुझको महसूस कराया, अपने दूसरे पाठकों को महसूस कराया, इसको समझने के लिए आपको उसको 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ेगा। बहुत चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, किसी और ने पढ़ा होगा उससे जिरा करनी पड़ेगी। नहीं समझ में आएगा, उसको लिख के जेब में लिए घूमना पड़ेगा। फिर कभी कुछ ऐसा होगा समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको कोई सवाल पूछने हो तो मुझसे आप इन दोनों विधाओं के बारे में या कुछ भी पूछ सकते हैं। हम लोगों का डायलॉग आगे बढ़ सकता है। हम लोग प्रश्न ले सकेंगे सर के लिए। विकी प्लीज़। सर आपने एक जगह कहा आप जो हकीकत के जीवन में जो कुछ नहीं कर सकते कहानी के माध्यम से कर सकते हैं। मेरा एक संस्मरण है जिसमें जो बाल प्रेम जो कहते हैं ना, बच्चा का प्रेम, तो मेरी प्रेमिका जो है उसे स्कूल नहीं जाने दिया जाता है क्योंकि उसे कोई अच्छा लड़का मिल जाता है, मतलब शादी के लिए। तो मेरी इच्छा होती है कि मैं अपने ससुर पर बम मार दूं। होने वाले ससुर, होने वाले मतलब अब नहीं हो, मन में मान लिया है आपने, लेकिन अभी हुए नहीं। तो मैं ससुर पे बम मार दूं क्योंकि वो स्कूल जाने नहीं देता है, हम साथ रहने नहीं देता है, और कम्युनिटी भी ऐसी है कि वो ब्राह्मण और मैं आदिवासी। तो यह भी एक दूरी बहुत बड़ी दूरी है। तो मेरी इच्छा है, और सडनली उसके लिए एक लड़का आता है, वो शादी उसको ब्याह के ले जाने का, तो मेरे मन में भय होता है कि वो जो मेरी प्रेमिका है वो मुझसे दूर हो जाएगी, और सबसे बड़ा विलन मुझे उस पर ससुर दिखता है। तो मेरी इच्छा है कि मैं उस पर बम मार दूं। ऐसा हुआ नहीं, तो क्या ऐसी घटनाओं को मैं अपने कहानी में शामिल कर सकता हूँ? और कैसी घटनाओं को करेंगे आप, इसको नहीं करेंगे? अगर हुआ था कि ये कहीं दूसरा रुख ना मोड़ ले। देखिए मैं आपको बताऊं, आप ट्राइबल हैं? जी हाँ। बैठ जाइए। हिंदी में ये कोई कहेगा नहीं, मैं कह दे रहा हूं, हिंदी में अच्छी कहानियां, अच्छे संस्मरण, अच्छे उपन्यास क्यों हैं? कुल गिनती में हिंदी में 10-15 किताबें होंगी जो पढ़ने लायक हैं, बाकी कूड़ा है। कारण कि यहाँ का जो लेखक है हिंदी का, एक तो हिंदी खुद है बहुत नई भाषा है, कुल 100 साल। हिंदी लिखने वाले को भी हिंदी सीखनी पड़ती है, आपको अपनी बोली सीखनी नहीं पड़ती, मतलब कागज पे लिख के नहीं सीखनी पड़ती। आप बिल्कुल जब 2.5 महीने के होते हैं तब से सीखना शुरू कर दें। तो जो हिंदी का लेखक है उसको सिर्फ किताब थोड़े लिखनी है, उसको नंबर 1 महान बनना, नंबर 2 समाज को दिशा देना, नंबर 3 अपना अच्छा चरित्र प्रस्तुत करना, नंबर 4 विद्वान तो खैर जाहिर होना। इतना बोझा है उसके ऊपर। तो जब आप महान बनने की कोशिश करेंगे, विद्वान बनने की कोशिश करेंगे और जतन से इसको ले आएंगे, तो आप कभी सच नहीं लिखेंगे, आप एक बहुत नकली फर्जी जीवन लिखेंगे, और जीवन के वो हिस्से लिखेंगे जिनका कोई मतलब नहीं। आप अपने को महान बताने के लिए यही नहीं लिखेंगे कि मैं जब सवेरे उठ के जागता था तो मुझको नमस्ते करने के लिए 15 लोग कुर्सी पर बैठे होते थे, यही नहीं लिखेंगे। लेकिन आप ये नहीं लिख पाएंगे कि इन 15 में से हर एक मुझको किस भाव से नमस्ते करता था।
मूर्खाधिराज ये नमस्ते तो ले लो, लेकिन जब समय आएगा तो हम तुम्हें बताएंगे। तो ईमानदार में आप जो कह रहे हैं वो एक ऑनेस्ट किस्म की बात है। अब जैसे आपने ये संस्मरण लिख दिया, तो आपसे जो जलने वाला लेखक होगा, आलोचक होगा, या नहीं भी होगा, जो बहुत भद्र होगा, कि अगर महाराज जी तो बचपन से ही अपराधी है, बम मार देना चाहते। आज से बचपन का अपराधी, क्रिमिनल सब चला आया है राइटिंग में। लेकिन जो जीवन है वो यही सच्चा जीवन। क्या लोग सचमुच अपने ससुर को बम नहीं मारते? इसको आप इस तरह से सोचिए, एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में अब ले जाइए इसी छोटी सी बात को। कि जो लोग जैसे कहते हैं ना कि समाज को बदलने के लिए रोटी बेटी का संबंध होना बहुत जरूरी है। सिर्फ ये योजना और कागज पे बराबरी से नहीं होगा, रोटी बेटी का संबंध। बहुत पहले ये नारा आया था आजादी के तुरंत। बेटी का संबंध का मतलब प्रेम ही है, विभिन्न जातियों के बीच में प्रेम, और रोटी का मतलब है छुआछूत का खात्मा। तो जो लोग रोटी बेटी की पवित्रता को बचाए रखना चाहते हैं, कंजर्वेटिव लोग, जो लोग रोटी बेटी के इस दायरे को तोड़ करके समाज में समता बराबरी लाना चाहते हैं, क्या वो एक दूसरे को बम नहीं चलाते, एक दूसरे की हत्याएं नहीं करते? जातीय सेनाएं किस लिए बनी हुई थी बिहार में? इतना जो जातीय हिंसा उत्पीड़न है उसके पीछे यही मूल बात तो है, और संगठित ढंग से हो रहा है। तो यही आपका जो ये अनुभव है कि मैं अपने होने वाले ससुर को बम मार दूं, एक ब्रॉडर सोशल वर्ल्ड यूनिवर्सल कॉन्टेक्स्ट पा जाता है। बस आपको दुनिया के साथ उसकी संगति दिखानी पड़ेगी। आपका जो व्यक्तिगत प्रेम है उसको दुनिया भर में चल रही घृणा से उसका क्या संबंध है, ये दिखाना पड़ेगा। और इसके लिए आपको एक वर्ल्ड व्यू विकसित करना पड़ेगा, विश्व दृष्टि जिसको कहते हैं। और ये वर्ल्ड व्यू आएगा पढ़ने से। अब पढ़ने में भी वो पढ़ने से आएगा जो काम का है। कूड़ा बहुत लिखा गया है सारी दुनिया में। काम का आप तब पढ़ पाएंगे जब कुछ काम के लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि ये पढ़ना चाहिए, जिन्होंने पढ़ा हो आपको बताएं कि हाँ, तो आपको ऐसे लोगों की सोहबत में रहना पड़ेगा। इस तथ्य को भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा परिचय क्या है। बस ये याद रखते हैं कि मैं एक आदिवासी हूँ जो गांव से उठ के आया है। जो आदिवासियत को जीता है, जब मांदर बजता है, या तो हम लोग अखड़ा में नाचते हैं, डुमपुरिया में नाचते हैं, रोपा रोकते हैं, या शिकार खेलते हैं, वो जो जीता है उसके लिए वही आदिवासियत है। यही आदिवासियत मुझे लगता है कि यही आदिवासियत है। इसके अलावा जो किताब में लिखा गया है वो आदिवासियत नहीं हो सकती, कम से कम मेरे सीमित अनुभव या तो ज्ञान के। बिल्कुल ठीक। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर इससे परे अगर कोई कहे कि एक तो जो मुझे लगता है कि जो दुनिया में रिसर्च नाम का शब्द जो गढ़ा गया है बहुत फ्रॉड शब्द है, पहली बात तो। और मैं इसलिए बहुत आदत के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप रिसर्च करने जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि आप बैगेज लेके जाते हैं। मान लीजिए कोई, मैं एग्जांपल देना, कोई अगर जो उच्च कुलीन वर्ग से आता है आदिवासी समाज को देखने, उसके अपने बैगेजेस हैं। जब वो किसी महिला को देखता है कि वो हंस के बात कर रही है अपने सहेलियों से, और कह के बता रहे जान इसलिए छोड़ा मुझे बहुत पसंद है, शादी करबो ही करते हैं। ले क्या कहते, अरे आदिवासी समाज में ऐसे कैसे हो सकता है, वहाँ पे लक्षण नहीं है बात करने का। वो जो है वो आदिवासी समाज में है, आपके कहने लिखने बोलने से बदल नहीं जाएगा। तो आप ऑक्सफोर्ड में पढ़ के आइए, दुनिया का अंतिम इतिहासकार होंगे, तो यही कहूँगा कि यही आदिवासियत है। आदिवासियत जीना होता है मानधर में। जब मैं एक प्रश्न, जैसे मैं पास को देखता हूँ या तो स्वामी विवेकानंद को देखता हूँ जिनकी मौत बहुत जल्दी हुई है, तो जब आपके अंदर बेचैनी ज़्यादा हो और आपको लिखने के बाद भी बेचैनी जा नहीं रही हो,
अवस्था में क्या किया जाना चाहिए? तो आपने कर लिया कि भाई लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन बेचैनी खत्म नहीं हो रही है, मैं असंतोष से भर रहा हूँ, अगर ऐसी स्थिति हो तो क्या करना चाहिए? पहली बात तो यह है कि अगर ऐसा है तो असंतोष के सच्चे कारणों की तलाश की जानी चाहिए कि यह असंतोष है क्यों। क्योंकि ये जो लिखने, पढ़ने, आर्ट बनाने, नाटक लिखने, ये जो क्रिएटिव तरीके से अपने को एक्सप्रेस करने का मामला है, इसकी सीमाएं अनंत। भारी से भारी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाएगी और इसकी लिमिट कभी खत्म नहीं होगी। अगर कारण यही है कि हमको अपने आप को, अपने आसपास को, अपने समय को अपने विजन के साथ किसी बड़े मकसद के लिए एक्सप्रेस करना, चाहे सिनेमा में, चाहे डांस में, चाहे मूर्ति में, चाहे राइटिंग में, तो ये तो अनंत है, कोई नहीं। लेकिन अगर असंतोष के कारण दूसरे, भाई असंतोष इस कारण से भी होता है, हो सकता है कि इतना कुछ लिखा तो जा चुका है, क्या हुआ, क्या बदल गया। तो अगर असंतोष इस कारण से है कि ये सब लिखना विखना अपर्याप्त है, आप उसकी पर्याप्तता को और उसकी असीमितता को नहीं देख पा रहे हैं, आप उसकी सीमा को देख रहे हैं। आपको लगता है कि ये सिर्फ एक बौद्धिक विलास की चीज़ है, थोड़े से लोग दिखते हैं, पढ़ते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं और ये ख़त्म हो जाता है। और ये जिन लोगों के लिए लिखा गया है, जो लोग इसमें पात्र हैं, जिन लोगों से ये पूरी कहानी खड़ी होती है, उन तक ये सब कभी कुछ नहीं ये किताबें नहीं पहुंचती हैं, वो कुछ नहीं समझते हैं और उनका जीवन जस का तस रहा आता है। तो ये जो बेचैनी है, ये एक लेखक की बेचैनी नहीं है, ये एक यंग पॉलिटिशियन की बेचैनी। तब आपको करने की तरफ जाना चाहिए। कहा जाता है ना कि चुप रहने से अच्छा है कहना, कहने से अच्छा है लिखना, लिखने से अच्छा है करना। तो अगर आपको इस लिखा अपर्याप्त ना काफ़ी लगता है तो करने की तरफ जाना चाहिए, पॉलिटिक्स की तरफ जाना चाहिए। आपको जो लगे कि जो फोर्सेस सचमुच ऐसी चीज़ों के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनके साथ आपको जुड़ जाना चाहिए। हो सकता है कि वो फोर्सेज गलत हो, कल आपको उससे प्रोग्रेसिव, उससे नई कोई फोर्स मिलेगी, आपको वहाँ जाएंगे, आप बढ़ते जाएंगे। बोलिए। शुक्रिया। सर मेरी एक समस्या है जो सोच रही जिस पर आप उसका निदान करें, हो सकता है आप लोग कर पाएँ। मैंने एक मूवी देखी थी हैरी पॉटर। हाँ। तो ये बहुत प्रचलित हुई थी, नॉवल के रूप में भी आई थी। और जब मैं झारखंड आई और जब मैं यहाँ रहने लगी हूँ, तो मैंने बहुत कुछ आदिवासी के बारे में जानकारी हासिल की और बहुत कुछ नेगेटिव भी सुना, पॉजिटिव भी सुना। पॉजिटिव में बहुत कुछ था, नेगेटिव में कुछ कुछ था। तो उसमें मेरे बगल में ही भगत जी रहते हैं और मेरे बाबा जी बीमार थे और उस वक्त काफ़ी उनका उपचार चल रहा था। तो उनकी देखभाल के लिए एक नर्स आया करती जो मेडिकली वो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते कि उनको देखने चाहिए है। तो उनका कहना था कि ये भगत ही ने कुछ किया है। डॉक्टर का कहना था? नहीं, वो जो साफ सफाई के लिए जो पेशेंट के लिए जो आती है, नर्स आती है हॉस्पिटल से, तो आप लोग यहाँ पे घर क्यों लिए हो, इन्होंने ही कुछ किया है। फिर उन्होंने मुझको बताया कि यहाँ पे दूर दराज में एक महिला है, वो भी भगत है और वो अच्छी वाली भगत है, ये बुरा वाला भगत है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे, क्योंकि मैं इस परिस्थिति में थी, मैं समझ नहीं पा रही थी कि करना क्या है, क्योंकि पढ़ी लिखी हूँ तो डॉक्टर्स की तरफ जाती हूँ, लेकिन कहीं एक नाती पोती या बेटी का जो झुकाव होता है ना, प्रेम, तो उस तरफ भी मेरा झुकाव आया और मैं उस महिला से मिलने गई। और वहाँ जाने के बाद मुझे ये पता चला कि ये जो हमारे बगल में जो भगत है, वो उनको लाइसेंस नहीं मिला हुआ है इस तरह का। उसका लाइसेंस भी मिलता है? जी, लेकिन मुझे पहली दफ़ा पता चला उनके द्वारा, और ये उन्होंने मेरी आंखें खोली और वो शायद उन सबकी हेड थी। तो उन्होंने बताया कि वो उनको लाइसेंस नहीं मिला हुआ है और वो गलत काम और उसका उपयोग करते हैं अपने जो शक्ति का, और इनका थोड़ा मान्यता अच्छा है और ये पॉजिटिव रूप में देखी भी जाती है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या अगर मैं कोई कहानी या पुस्तक लिखना चाहूँ इस मुद्दे पर, जैसे हैरी पॉटर है और वो उस तरह की
और ये भी एक तरह से जो मैं समझ पा रही हूँ, शायद ये हमारी आदिवासियत का एक जादुई अदृश्य दुनिया है जिसको बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो क्या अगर इसको हम लाने की कोशिश करूँगी तो क्या ये? अरे क्यों नहीं, बस ये है, मैं ये बिल्कुल बहुत सुंदर बात आपने कही कि इस पूजा पाठ टोटका जादू मंत्र इसको पिछड़ापन अंधविश्वास मान के छोड़ा नहीं जा सकता। सिर्फ इतना कह के कि हम तो बहुत वैज्ञानिक सोच वाले हैं, बहुत प्रगतिशील हैं, इसकी तरफ से आंख नहीं बंद कर सकते आप, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं लोगों के दिमाग में, लोगों के मन में बहुत गहरी हैं और ये उनकी ज़िंदगी को बदल रहे हैं। तो निश्चित तौर पे इसको अपना इशू बनाना चाहिए, लेकिन सावधानी यही रहनी चाहिए कि हैरी पॉटर एक अलग जो भूगोल में, एक अलग कॉन्टेक्स्ट में, जहाँ की माइथोलॉजी अलग है, संस्कृति अलग है, किस्से कहानियाँ अलग हैं, आस्था विश्वास अलग है, वहाँ रचा गया है और बहुत पेशेवर तरीके से रचा गया है। मतलब रोलिंग का इरादा शुरू में एक ही किताब लिखने का था, लेकिन जब किताब बिकने लगी तो उसको जबरदस्ती लिखना पड़ा अरबपति बनने के लिए। आप इसको अपनी शैली, आपको जो लगता है वो शैली इसी से इवॉल्व होगी, आपके कंटेंट से ही इवॉल्व होगी, आपका कथ्य ही तय करेगा कि आपकी स्टाइल क्या होगी। और वो ऐसी स्टाइल होनी चाहिए कि जो ये ट्राइबल लोग हैं उसको समझ सके। वहां झाड़ू पे अगर हैरी पॉटर उड़ सकता है तो यहां भी कोई चीज होगी, कोई पत्ती होगी, कोई पत्थर होगा, कुछ होगा, वो कुछ कर सकता है। तो आपको बिल्कुल अपने मौलिक ढंग से लिखना चाहिए और इसमें मैं आपके साथ हूँ। ठीक बोल रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।